अच्छा, बस बातें नहीं। हाँ जी, बस बातें नहीं। ओ भाई, बातें नहीं। इधर। चलो, बस बातें नहीं। इधर देखें, MTP1। MTP1 अकाउंट्स के अंदर अब सबसे पहले आपको पता है, ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो ट्रू फॉल्स का होता है ना। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट का ही है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे और ये कंपलसरी होता है। मतलब कंपलसरी का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने नहीं किया तो आपको कुछ, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपलसरी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑप्शन के अंदर इस क्वेश्चन को गिना नहीं जाएगा। मतलब ये ऑप्शनल में नहीं है। ये नहीं है कि आपको जो बाकी के क्वेश्चन, देखो आप जरा हमेशा देखो, ऊपर लिखा होगा कुछ, क्या लिखा है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5। इसका मतलब क्या है, जो बाकी के 5 हैं उनमें से 4 करने हैं। तो पहला तो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब यहाँ पर ये डन, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करोगे तो तुम्हारे 1 के मार्क्स गए, और बाकी के 4 जो अगर आप करोगे तो सिर्फ उसके नंबर मिलेंगे। स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताओ, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग through a legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability। ऐसा कोई क्लेम जो कि एक लीगल प्रोसेस से हो रहा है और वो आउटकम अनसर्टन है, तो क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू। क्लेम द एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर आउट, अरे पैसे आने हैं क्या, क्लेम है, क्लेम है, पैसे आने हैं, जाने नहीं। ठीक है, तो पैसे आने हैं तो इट इज एसेट। ठीक है, आगे बताओ। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल्ड आउट, द एरर्स विल बी कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एंड ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, बोलो भाई हाँ या ना। अगर हम लोग बात करें कि कोई एरर होता है, तो एरर होने के बाद वो कैंसिल हो जाए एक दूसरे के साथ, तो कैंसिल होने के बाद वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, वो एरर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाए तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये तो फॉल्स था, ये कंटिजेंट एसेट है क्योंकि क्लेम की बात हो रही है। अच्छा, स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली इन द बैलेंस शीट। जो स्टॉक एट द एंड होता है वो ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा होगा, दैट इज टू बी टेकन इन द बैलेंस शीट। बात तो ठीक है, बट जो स्टॉक एट द एंड होता है फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो। इसका मतलब क्यों, क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज होता है। क्या होता है वो, एडजस्ट, क्योंकि उसकी एक एंट्री हो चुकी होती है। यस और नो। तो इसका ट्रू ही होना चाहिए, ट्रू। रीइश्यू ऑफ forfeited शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल। कह रहा है हम लोग रीइश्यू करते हैं ना forfeited शेयर्स को, और वो हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं, बट दैट इज नॉट अ सेल। ये कोई बेसिक एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, फॉल्स है। forfeited शेयर्स रीइश्यू नहीं होते, सेल ऑफ शेयर्स होते हैं। यार देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, जनरल भाषाओं वाला पूछ लिया। कह रहा है कि एक रीइशू करते हैं जब हम, तो वो रीइशू का मतलब क्या होता है। यहाँ पर रीइशू का मतलब है पहले जो शेयर इशू किए थे वो फोरफिट हो गए, फोरफिट होने के बाद उनको दोबारा बेच दिया। क्या कर दिया, ये तो इशू यहाँ पर सेल ही है, बट ये जो इशू के बाद फोरफिटेड, तो ये इशूड शेयर्स जो थे वो फोरफिट किए, उसके बाद रीइशू इज सेल। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नई टॉपिक है, नया पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक क्लैरिफाई हो गया। आगे आ जाओ। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन, यस और नो, है ना। चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो दोनों ही आते हैं, हाँ या ना। तो ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स, ये वाला क्या है, ये फॉल्स है क्योंकि ये सेल होती है। आगे आ जाओ। सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, इट कंटिन्यूज टू बी एग्जिस्टेंस डिस्पाइट ऑफ डेथ। बोलो हाँ या ना। डेथ होने के बाद भी उसकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रहती है।
इंसॉल्वेंसी और चेंज इन मेंबर्स, यस, तो इट स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और उसका रीजन वही आप लोग कंपनी लॉ में ही पढ़ते हो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग, क्या है बताओ? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अब देखो सुनो मेरी बात, अब ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको क्वेश्चन में गलती आपसे ना हो इसलिए मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ। अब ये मनी मेजरमेंट और मैचिंग में 4 पॉइंट, नंबर का मतलब क्या है कि आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब 4 पॉइंट बनते तो है नहीं, ठीक है, इतने सारे पॉइंट बनेंगे नहीं। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो डिफरेंस मत बनाओ, ऐसा डिफरेंस वाला मत बनाओ, पैराग्राफ में लिखो। किस में लिखो? समझ रहे हो ये बात? यहाँ पर देखो इन्होंने भी पैराग्राफ में बनाया क्योंकि उनको पता है कि इसके 4 पॉइंट बनेंगे ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 पॉइंट बना रहा हूँ 1 2 3 4, तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा ना। अगर मैंने इसके 3 ही बनाए क्योंकि तुम कहोगे सर है ही 3, तो 3 ही देगा। क्यों? कि तुमने लिखे ही 3 है। एग्जामिनर इतना समझदार नहीं है, तो एग्जामिनर को क्या देखना है? एग्जामिनर देख रहा है क्या लिख रहा है बच्चा। ऐसे सिचुएशन में जब आपको पता है कि 3 ही पॉइंट बन रहे हैं या 2 ही बन रहे हैं, तो ऐसे केस में पॉइंट वाला सिस्टम काटो। क्या करो? पैराग्राफ में लिखो डिफरेंस। तो सर पैराग्राफ में तो किसने बोला कि पैराग्राफ में नहीं लिख सकते? पैराग्राफ में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो पहले आप किसको एक्सप्लेन कर दो? मनी मेजरमेंट को, और फिर किसको एक्सप्लेन कर दो? मैचिंग को। और थोड़ा सा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ऐसा दे दो कि मनी मेजरमेंट और मैचिंग में देयर इज अ डिफरेंस, और वो आपको दिख ही रहा है। पहले बताओ मनी मेजरमेंट क्या था? हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी हो, है ना, मॉनेटरी हो, और वो भी कौन सी करेंसी में? रूलिंग करेंसी में। कुछ याद आ रहा है? जो भी रूलिंग करेंसी होगी उस करेंसी के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कह रहा है साल का अगर हम लोग खर्चा रिकॉर्ड करते हैं तो उसी साल का हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। अगर 12 महीने की इनकम, 12 महीने का खर्चा। बोलो हाँ या ना? जैसे मैंने आपको बताया था हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स, है ना, जो साल भर में सेल होती है, वो इसलिए भी रिकॉर्ड करते हैं सेल्स क्योंकि दूसरी तरफ हम परचेजेस लिखते हैं। बट क्या सिर्फ परचेजेस लिखते हैं या सीओजीएस लिखते हैं? हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सीओजीएस से या परचेज लिखने से? सीओजीएस से। और सीओजीएस का क्या मतलब है? जो गुड्स बिके उसकी कॉस्ट। सो अगर मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को रिलेट करूं तो याद रखें सेल्स माइनस सीओजीएस इज प्रॉफिट, नॉट परचेज इज प्रॉफिट। सेल्स माइनस परचेज इज नॉट प्रॉफिट, सेल्स माइनस सीओजीएस इज प्रॉफिट। और सीओजीएस क्या है? जो गुड्स बिके उसकी कॉस्ट। और वो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ये सब रीजंस आप वहां पर एग्जांपल्स में दे सकते हो ना। ये वाला क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है। देखो आपको क्या निकालना है बताओ? वेटेड एवरेज मेथड से हम लोगों ने किया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मैंने बुक में दिया हुआ है वो वाली क्वेश्चन ही है मेरे को लग रहा है। ओपनिंग स्टॉक नील, परचेज दिया है, ठीक है, तो फटाफट निकालो जरा, ऐसे ही निकाल दो जल्दी जल्दी, बुक रजिस्टर में फटाफट करो। 100 यूनिट परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 300, ऐसे रफ में कर दो ना। कितना हो गया ये? 30,000। इसके बाद इशू कर दिए कितने? 50, ठीक है, तो वो भी कितने से जाएगा? 300 से ही जाएगा। कितने बचे? बैलेंस कितना बचा? 15,000। अब उसके बाद क्या हुआ? 200 यूनिट और परचेज कर लिए, 200 यूनिट परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ 400। बताओ कितने हो गए? 80,000। तो ये 80,000 हो गए, तो मेरे पास टोटल हो गए 95,000, है ना। आप कुछ याद है? ऐसे सिचुएशन में वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं। कितनी क्वांटिटीज हैं आपके पास? 100 थी, 50 निकाल दी, 200 और ले ली, तो कितनी हो गई? तो डिवाइड बाय 250 करो, एवरेज बताना कितना आ रहा है? तो 380 रुपए का एक यूनिट हो गया। जो अगला बिकेगा 100, वो भी कितने रेट पे बिकेगा? 380। और जो उसके अगला बिकेगा 100, वो भी कितने रेट पे बिकेगा? और जो बचेगा वो भी कितने वाला बचेगा? 380। तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? 380 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 यूनिट बचे हैं, तो 19,000 रुपये आपका आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, 19,000 रुपये डन। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ सरास्वत एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। सबसे पहले अब ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू 20, फटाफट करेक्ट एंट्री पास करो, और फिर उसके बाद रॉन्ग, और फिर रेक्टिफाई, जल्दी जल्दी। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज
अमाउंटिंग टू 20,000, क्या होनी चाहिए थी एंट्री? फर्नीचर टू कैश। कर क्या दी? परचेज बुक में डाल दी। परचेज बुक में डाल दी यानी परचेज टू दैट पर्सन लिख दिया होगा। अच्छा, फर्नीचर टू भी कैश मत लिखो, फर्नीचर टू भी दैट पर्सन लिख दो। इन्होंने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया ना। देखो, जहां पे गलती फर्नीचर और परचेज की बता रहा है वहां पे कैश और क्रेडिट का तो कुछ लिख ही नहीं रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि फर्नीचर टू जो भी पर्सन है, हमने अगर फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, बस यही मतलब है। तो एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफिकेशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यस और नो? तो फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, परचेजेस क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डन। अगला बताओ। अमाउंट ऑफ 3,000 ड्यू फ्रॉम सत्यम विच हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर रिकवर्ड इन द करंट ईयर एंड हैड बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यम। ये तो गलत है। क्या करना चाहिए था? बैड डेट हाँ, रिकवर्ड हुआ है ना बैड डेट। हाँ ठीक है, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। बोलो। और कर क्या दिया? कैश टू सत्यम। तो क्या कर दें? रेक्टिफाई करने के लिए सत्यम टू बैड डेट रिकवर्ड। हाँ या ना? सत्यम टू बैड डेट रिकवर्ड। डन। डन। माइनर रिपेयर्स मेड टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 18,500 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बताओ क्या कर दिया? गलती कर दी। रिपेयरिंग का खर्चा डायरेक्टली एंट्री पास करनी चाहिए थी, रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और क्या कर दिया? बिल्डिंग टू कैश। क्या करे? रिपेयर्स टू बिल्डिंग। तो रेक्टिफाइड होगी रिपेयर्स टू बिल्डिंग। डन। गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू 18,000 हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। रिकॉर्ड ही नहीं करी। रिकॉर्ड नहीं करी तो क्या होगा? परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू 18,000 हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम सिंह। ओमिशन, इसको कौन सा एरर बोलेंगे? ओमिशन। तो परचेजेस टू राम सिंह। डन। बताओ अगला बताओ। कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 15,000 डेबिटेड टू ऑडिट फीस। ये तो ड्राइंग्स हैं, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स टू कैश। और क्या कर दी? ऑडिट फीस टू कैश। क्या कर दें? ड्राइंग्स टू ऑडिट फीस। ड्राइंग्स टू ऑडिट फीस। डन। इसमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है, मेरे को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप हमेशा ना, आपके साथ हमेशा तभी अच्छा होगा जब आप अपने बारे में वो सोचोगे। वर्स्ट पेपर वर्स्ट आएगा, घटिया सा घटिया पेपर आएगा। जब तक आप अपने ऐसा नहीं सोचोगे ना पेपर वर्स्ट आएगा, तब तक आपको फील अच्छी नहीं आएगी। जब पेपर सामने होगा और वो वर्स्ट पेपर ना हुआ, तब आपको फील अच्छी आएगी। अरे यार, मैंने तो सोचा कुछ था, आया तो बहुत ही आसान है। सच में आ गया, सच में आ गया तब भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सोचा तो था ही। नहीं, पहले ही बुरा सोच लिया था ना आपने। तो अगर बुरा सोचा होगा और पेपर अच्छा आ जाए, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, तो कंजर्वेटिव लोग हैं हम। अच्छा बताओ, रिसिप्ट ऑफ 4,500 फ्रॉम कनिका क्रेडिटेड टू अनीता। क्या करें? हाँ, कैश टू कनिका क्रेडिटेड टू अनीता, तो कैश टू अनीता, तो क्या कर दें? अनीता टू कनिका। अनीता टू कनिका। ये बहुत ही ज्यादा टुच्चा क्वेश्चन आ गया है। गुड्स अमाउंटिंग टू 8,900 हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर वर टेकन इनटू द इन्वेंटरी बट नो एंट्री वाज पेड इन द बुक्स। गुड्स अमाउंटिंग 1,800 कस्टमर ने 8,900 कस्टमर ने रिटर्न कर दिए हैं, तो इन्होंने एंट्री नहीं पास करी, बट गुड्स को रिकॉर्ड कर दिया है, उन्होंने स्टॉक में दिखा दिया। एंट्री है नहीं तो स्टॉक में दिखा दिया है। गुड्स अमाउंटिंग टू 8,900, क्या एंट्री पास होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। हाँ या ना? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। इज दैट क्लियर? आपको याद है ना, सेल्स रिटर्न को हम और क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। याद रहेगा ये? अच्छा अगला बताओ। 7,500 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। क्या एंट्री होनी चाहिए? वेजेस दिए 7,500 के अपने फर्नीचर बनाने के लिए।
हैज बीन चार्ज टू वेजेस, तो बट फर्नीचर टू कैश होना चाहिए, ऑफिस फर्नीचर टू कैश, और इन्होंने क्या कर दिया, वेजेस टू कैश, क्या कर दें, फर्नीचर टू वेजेस, फर्नीचर टू वेजेस। अगला बताओ, सैलरी पेड टू क्लर्क 18,000, सैलरी टू कैश होना चाहिए था, क्लर्क टू कैश कर दिया, तो क्या कर दें, सैलरी टू क्लर्क, समझ गए बात। अगला बताओ, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू, क्या करें, सेल्स बुक में गलती से एंट्री पास कर दी, और वो भी परचेज, है ना, परचेज मतलब इतनी गलती, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव होना चाहिए था, और क्या कर दिया, राघव टू सेल्स कर दिया, तो क्या करेंगे, परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू राघव, हाँ या ना। अच्छा, आपने देखा होगा इस पूरे क्वेश्चन में सस्पेंस की यूजेज नहीं आई, पता है क्यों, सस्पेंस की यूजेज इसी क्वेश्चन में तब आ सकती थी जब क्वेश्चन में ये बोल देता कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक बट करेक्टली एंटर्ड इन राघव अकाउंट, मतलब राघव के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट या डेबिट किया होता, समझ गए, अगर वो करेक्ट होता तो हम राघव के लिए हम यहाँ पर नहीं करते, हम एंट्री पास करते परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, यस और नो। तो वहां पर यहाँ पर राघव के अकाउंट के बारे में बात ही नहीं करी, यहाँ पे उन्होंने बुक के बारे में बात करी, और बुक पता है क्या होती है, बुक होती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी दोनों एंट्री ही गलत है ना। बट आगे जाके अगर लेजर में ठीक कर देता तो वो जो लेजर ठीक है उसको हम कुछ नहीं करते, जो गलत होता हम उसको रिवर्स कर देते, राइट, उसको रिवर्स कर देते। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो जरा, एस चंदन एसोसिएट्स परचेज अ मशीन कितने रुपए की, अरे बोलो कितने रुपए की, अनदर मशीन कॉस्टिंग 4,50,000 was purchased on 1/7/22, on 31st March 23 the machine purchased on 1/1/21 was sold for 1.5 लाख। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं बना होगा, ये ना आपकी उम्मीदें जगा रहे हैं, जो बच्चों को लग रहा होगा ना यार पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा, जब ये ऐसा आएगा है ना, ये तो 100 में से 100 आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन, सोचो इस क्वेश्चन को 10 नंबर का बनाने का क्या मतलब है, आप बोर्ड में भी, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का है क्वेश्चन, और इसमें कुछ है ही नहीं, एडजस्टमेंट ही नहीं है, बस हाँ आपको क्या पता होना चाहिए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट उसमें क्या बनाते थे, ठीक है, मतलब लेजर्स ही बनाने हैं बेसिकली, हो जाएगा ये क्वेश्चन, पक्का डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर है ये 2 का बी, PQRNS had been carrying on a business in partnership sharing profit losses 4:3:2:1, they decided to dissolve the firm, फर्म को क्या करने जा रहे हैं, बंद। बच्चों आप देखोगे कैपिटल का बैलेंस आर और एस का क्रेडिट में है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट में नहीं है, डेबिट में है, मतलब पैसे लेने हैं। अच्छा आगे, आर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। डिसोल्यूशन में आपको याद होगा, ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी ये हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम स्टडी मैट का क्वेश्चन है, क्लासेस में किया हुआ है स्टडी मैट का क्वेश्चन। अप्लाई द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन गार्नर वर्सेस मुर्रे, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट, ठीक है। तो फटाफट पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन, तो सारे बच्चे बताओ रियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, पहले बुक वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं, बोलो हाँ या ना, बुक वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं, ये देखो जरा एक एक करके चेक करते जाओ, हमें पता है क्या चेक करना है, हमें ये चेक कर दे इन्होंने ठीक किया है कि नहीं, ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, इन्होंने ठीक किया है कि नहीं। चलो बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग 246 ठीक किया है, अरे क्या बात है, ठीक किया है इन्होंने, फर्नीचर ये भी ठीक है, स्टॉक ये भी ठीक है, डेटर्स ये भी ठीक है, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा ये थोड़ी ना आएगा, कैश बेचते हैं, कैश क्या बेचते हैं क्या, नहीं, तो डेबिट साइड पे खत्म। अब क्रेडिट साइड देखो, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बोलो, और एक लोन भी दिया हुआ है तो लोन भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब रियलाइजेशन आएंगी, क्या आएंगी, रियलाइजेशन, तो चेक करो क्या क्या रियलाइज हुआ, एसेट्स रियलाइज, उससे इतना पैसा मिला तो लिखेंगे बाय कैश, और एसेट्स में क्या क्या आया बताओ, बाय कैश, लैंड एंड बिल्डिंग से 230, फर्नीचर एंड फिक्सचर से 42, इसके बाद स्टॉक से 72, इसके बाद डेटर से 65, इसके बाद डिसोल्यूशन के खर्चे हैं 7,800, तो 2 कैश, डिसोल्यूशन के खर्चे 7,800, डन।
ऐसे ही होता है, कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे। फर्दर क्रेडिटर्स ऑफ 18,000 हैज हैड टू बी मेट, यानी क्रेडिटर्स के लिए कितना पेमेंट दे रहे हैं हम, 18,000। तो यहाँ पर बाय कैश फर्दर हो गए टू ना, कैश, और हो गए 36 पहले से ही थे और 18 क्लब करके लिख दिया। मतलब क्रेडिटर्स हमारे पास थे कितने, 36, और 18,000 रुपए के क्रेडिटर्स और हमने पे किए, हैड टू बी मेट। तो यानी टोटल कितने हो गए, 36 प्लस 18, 54,000। तो 54,000 हमने पे किए क्रेडिटर्स, कितने पे किए, 54। और मॉर्गेज लोन के बारे में कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा क्या करना है, पे। याद है मैंने बताया था, लाइबिलिटीज अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन के बारे में एक भी रुपया अगर यहाँ जैसे कि क्रेडिटर्स के बारे में भी ना लिखा होता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, 36, और लोन के बारे में भी क्या लिखता, 1,10,000। मतलब मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में कुछ मेंशन हो या ना हो, ऐसा क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज पे किए बगैर फर्म बंद नहीं हो सकती। आज हम क्या कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं ना, फर्म बंद करेंगे लाइबिलिटीज को पे करने के बाद। तो ये 1,10,000 डन, यहां तक सब ठीक है। इसके बाद जितना भी आ रहा है, ये आ गया हमारा डिफरेंस, और ये डिफरेंस आ रहा है बच्चों लॉस। क्या आ रहा है, लॉस। और लॉस को हम बांट देंगे पी क्यू आर, और कौन सी रेशियो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम मान के चल रहे हैं, इन्होंने ठीक किया होगा, ये गलती नहीं करेंगे। तो 4 3 2 1, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं जो इनके बैलेंस बीडीज हैं। बैलेंस बीडीज देखो ध्यान से, बैलेंस बीडीज देखो, कैपिटल में पी और क्यू का बैलेंस बीडी है ये रहा, और आर और एस का यहां पे आ गया, आर और एस। क्या ये बात क्लियर है? अब जो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया था उसमें लॉस आया था ना, तो रियलाइजेशन लॉस। अब आपको याद होगा इंसॉल्वेंसी के केस में, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के केस में, सॉल्वेंट पार्टनर्स रियलाइजेशन लॉस लेके आते हैं। कुछ याद आ रहा है? अब ये चीज़ दिमाग में रखनी है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के केस में सॉल्वेंट पार्टनर्स पहले क्या करते हैं, अपना रियलाइजेशन लॉस घर से लेके आते हैं। तो रियलाइजेशन लॉस लेके आने की क्या एंट्री होगी, बाय कैश। बोलो, जो लॉस हुआ वही लॉस ये लेके आ रहे हैं, बताओ। 40,120, 30,090 और 10,030। दीज आर सॉल्वेंट पार्टनर्स। आर इंसॉल्वेंट हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो पहला स्टेप क्लियर है सबको। अब बताओ यहां पर, अब यहां पर हम लोगों ने ये एंट्री करने के बाद हमने क्या निकाला होगा, इसकी डेफिशिएंसी। तो बताओ जरा कितना आएगा। यहाँ पे P का डेफिशिएंसी इन्होंने निकाल दिया, टोटल चेक करो यार है, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये अमाउंट बच रहा है, तो ये क्या है, 2R। यहाँ पर Q 8424, ये डिफरेंस आ रहा है, नहीं ये डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, सॉरी ये डिफरेंस नहीं है। रेशियो में डिवाइड होता हाँ, तो जो ये अमाउंट है ना आर का, सॉरी आर का, ये आर का नुकसान को खत्म करने के लिए जो आर है, कितने रुपए देने हैं, 20,060 और 1,000। ये उससे लेने थे, कितने रुपए लेने थे आर से, 21,060 रुपए। ये ऑब्वियसली आर तो दे नहीं रहा, तो आर नहीं दे रहा तो कौन भरेंगे, बाकी पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स भरेंगे, वो भी कौन से पार्टनर्स भरेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स। और जिनके कैपिटल्स, गाना वसंत मुर्रे में लिखा था, जिनके कैपिटल्स क्या हो, डेबिट ना हो, जिनके कैपिटल क्रेडिटेड हो, मतलब पैसे देने वाले, पैसे देने वाले, ये कैपिटल्स। तो पी और क्यू है ना, तो ये लिखा है, ये देखो, पी क्यू एंड एस बॉट कैश टू मेक देयर गुड देयर शेयर ऑफ लॉस, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे विल नॉट ब्रिंगिंग इन कैश। वो तो छोड़ दो। तो देखो, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, सॉल्वेंट पार्टनर्स हैव टू बियर द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, हमें क्या कैपिटल दिया हुआ है ऑलरेडी, वो हमने निकाला था ना, पार्टनर्स कैपिटल। नहीं नहीं, कैपिटल वो तो बैलेंस शीट है ना, ये आ गए। देखना कितना ये आ रहा है, 216, ये आ रहा है 216 और 144।
Deficiency of R will be shared by P and Q in the capital ratio of 3:2। तो 3:2 ही बन रहा है। तो बच्चों ये जो 21,060 रुपए थे वो बांट देंगे किसको, P को और Q को इस रेशियो में। बांटने के बाद बैलेंस निकाल लेंगे और फिर वो टू कैश या बाई कैश एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बांट दिया। इसका मतलब क्या है कि P जो है R के लिए कितना पैसा बेयर करेगा 12,636 और Q कितना बेयर करेगा, और ये चीज़ हम R को क्रेडिट कर देंगे। तो R का लेजर हो गया क्लोज। और अब बताओ जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो P या Q और S घर से लेके आएंगे या जाएंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे तो P का निकल के आ रहा है डिफरेंस यहाँ पर 2 कैश, इज दैट क्लियर। Q का निकल के आ रहा है डिफरेंस यहाँ पर 2 कैश, और R और S का यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा। S का यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितना, 6,000 कैश। इसका मतलब क्या है कि कैश जो S है, S ये कैश लेके जा रहा है, नहीं कैश लेके आ रहा है कितना, कैश टू S हो गया ना, ये कैश टू S हो गया। ठीक है, 6,000 से, यानी कैश इतना वो लेके आ रहा है और ये दोनों इतने इतने कैश लेके जाएंगे। हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, बंद। बैलेंस सीरीज तो होंगी नहीं, यस और नो, यस और नो। इसके बाद ये तो हो गया इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। के कैश अकाउंट दिया हुआ है, कैश अकाउंट आपको दिया, ऑलरेडी बैलेंस दिया, आपको पता है ना कैश अकाउंट तो बंद करना ही पड़ेगा। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना दिया, 15,500। इसके बाद जो रियलाइजेशन हुई थी तो लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर एंड फिक्सर्स आ गया, और क्या दिया था, स्टॉक दिया था। तो जो जो रियलाइजेशन थी वो सब आ गए, डेटर्स थे ये सब आ गए। और क्रेडिट साइड पर रियलाइजेशन के खर्चे चले गए। उसके बाद क्रेडिटर्स के लिए हम लोगों ने इतना पैसा पे किया, लोन के लिए इतना पैसा पे किया, है ना। और फिर ये कहाँ से आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखोगे तो ये रहा 2 कैश, ये मतलब क्या है, P और Q लेके जा रहे हैं। P और Q इतना इतना अमाउंट लेकर जा रहे हैं और S 6,000 लेके आ रहा है। तो S के लिए 6,000 यहाँ पे आ गया, और P और Q लेके जा रहे हैं तो कैश क्या कर दिया, कम, ये रहा। क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर एवरीवन। और रियलाइजेशन लॉस भी तो लेके आ रहे हैं, कौन, ये तीनों P Q और S, है ना। तो ये P Q और S का रियलाइजेशन लॉस हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे कि वो पैसे जो आए हैं तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये रहा P का, ये रहा Q का, और ये रहा S का। तो टोटल हो गया 80,240। डन, कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो भाई, किया हुआ है ना सब कुछ, ये पहले किए हुए ना, ऐसा ही क्वेश्चन, स्टडी मैट के ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा आए या ना आए हमें तो करना है ना। अगला क्वेश्चन देखें जरा, कौन सा है। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिया है, बस ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है। तो बेसिक क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स। तो बताओ सारी चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, बताओ। कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी, परचेजेज एंड सेल्स ये जाएगा ट्रेडिंग में, ओपनिंग इन्वेंट्री, फ्रेट इनवर्ड, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स भी बैलेंस शीट, रिटर्न्स। अच्छा, ये कौन सा रिटर्न और ये कौन सा रिटर्न आप पहचान पाओगे, सिंपल है। परचेज खर्चा है तो परचेज का रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज क्या है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स का रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो ये आप निकाल लोगे। डिस्काउंट अलाउड, अच्छा रिटर्न्स आपको पता है ना, रिटर्न्स आप कहाँ क्या करोगे, ट्रेडिंग में से ही माइनस कर दोगे, परचेज में से माइनस, सेल्स में से माइनस। अच्छा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, ये बैड डेट कौन से बैड डेट है, क्या डेटर में से माइनस करेंगे, ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बैड डेट डेटर में से माइनस हो चुके हैं, बोलो हाँ या ना, तो ये माइनस नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इनपुट CGST, ये क्या है, इनपुट क्रेडिट है, ये क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट। परचेज पे दिया गया टैक्स, ये एसेट होता है, क्या होता है, एसेट। और ये क्या होती है, बट होगा क्या, क्योंकि ये एसेट मेरे पास पड़े हैं और ये लाइबिलिटी पड़ी है, हम क्या कर देंगे, आपस में एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, और भी कुछ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनपुट CGST, इनपुट SGST एडजस्ट कर देंगे आउटपुट के साथ। किसके एडजस्ट कर देंगे, आउटपुट के साथ। तो हमारा जो बच गया वो लाइबिलिटी जो है हम लोग गवर्नमेंट को वो बैलेंस शीट में शो कर देंगे, तो जो लाइबिलिटी बन गई।
नहीं, वो भी पे करने के लिए होती है, बट इन्होंने पे किया करने की बात कर रहा है कुछ, पे करने की वैसे बात कुछ लिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, पे करने की बात नहीं हो रही। वैसे आउटपुट लायबिलिटी सेटल होती तो हम क्या करते, जो पैसा पे करते, जो बच जाता वो हम पे कर देते। जैसे कि क्या एंट्री बनेगी बताओ इसकी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, और बाकी का जो डिफरेंस होता है जनरली वो बाय कैश हम पे कर देते थे। बट अभी इधर क्या होगा, इधर कहीं लिखा नहीं हुआ कि हमने सेटल कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वो लायबिलिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो बताओ फिर ये एडजस्टमेंट कितनी होगी, फिर ये एडजस्टमेंट ही उतनी होगी जितना, जैसे अब आउटपुट सीजीएसटी है, ये कितना पड़ा है, इन आउटपुट सीजीएसटी है 24, इनपुट कितना पड़ा है 30, ये 30 लिख दो और ये 30 लिख दो। और आउटपुट सीजीएसटी कितना है 24, आउटपुट एसजीएसटी कितना है 24, और आईजीएसटी कितना है 18,000। तो आप ये ज्यादा से ज्यादा कितना एडजस्ट कर पाओगे, बाकी का 6,000 रह जाएगा। अब सुनो, वैसे तो जीएसटी के अंदर बहुत सारी और बातें हैं जो आप लोग सीखोगे जाके इंटरमीडिएट में। उसमें आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी कि पहले अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो हमें आईजीएसटी पहले सेटल करना होता है। अभी अकाउंट्स के अंदर ये आपसे उम्मीद नहीं की जा रही होगी क्योंकि आपके ऑब्वियसली जीएसटी लॉ नहीं पता, ठीक है। जब जीएसटी लॉ में आओगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि आईजीएसटी की लायबिलिटी सबसे पहले सेटल होती है, क्योंकि आईजीएसटी की जो लॉ कलेक्शन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, और वो बाद में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है, ठीक है। आईजीएसटी कब लगता है पता है ना, इंटर स्टेट पर। कब लगता है, इंटर स्टेट। तो ये कलेक्शन जो है पहले सेटल कर जाता है। ये चीज़ जीएसटी लॉ में लिखा है, इनकम अकाउंट्स के लॉ के अंदर नहीं। तो अकाउंट्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग अभी फिलहाल कोई भी एक लायबिलिटी दिखा सकते हैं। वैसे अभी क्या बचेगा यहाँ पर, आउटपुट आईजीएसटी, और ये बन जाएगा हमारी लायबिलिटी। क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। कितने रुपए की, 6,000। तो ये हम लोग बैलेंस शीट में शो कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? देख लेते हैं इन्होंने भी ऐसे ही किया क्या बैलेंस शीट में। ये रहा 6,000 आउटपुट आईजीएसटी शो किया, ठीक है। क्योंकि अगेन अकाउंट्स के है तो अभी फिलहाल जीएसटी लॉ तुमसे उम्मीद नहीं की जा रही होगी कि तुम्हें पता होगा। आगे आ जाओ, चलो खुशी है कि इनको इतना तो पता है। ओपनिंग स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ये क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया, अलग से दिया है। बोलो यस और नो, इसका मतलब है इसकी एक भी एंट्री नहीं हुई। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड कर लोगे तो आपका ये ट्रेडिंग पीएनएल इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो इन्होंने लिख दिया है ऑल्टरनेटिव। क्या लिख दिया ऑल्टरनेटिव, इट कैन ऑल्सो बी अज्यूम दैट बैलेंस लायबिलिटी ऑफ 6,000 इज, अगर हम ऐसा करते तो कैश क्या कर देते, एक तरफ कैश कम कर देते और एक तरफ आईजीएसटी भी खत्म हो जाता, तो बैलेंस शीट तो मैच हो जाती ना अभी भी। तो आंसर इसका मतलब है ये भी सही है जो हम लोग लिख रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिवली जो मैंने अभी एंट्री लिखी थी कैश वाली, टू कैश, वो भी लिख देते तो गलत नहीं होता, बट फिर आपको कैश कम करना पड़ता है, ये याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन किस चीज का है, न्यू स्टेट सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट आपको दी है पहले की, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है कब का, ड्यूरिंग द ईयर का। ये 23-24 का रिसिप्ट एंड पेमेंट है, और बैलेंस शीट कौन सी दी हुई है जरा बताओ, ओपनिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आपको क्या बनाना पड़ेगा पता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, और क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट, हाँ या ना। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे दी है, इसलिए कैपिटल फंड वगैरह आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो बताओ इसके अंदर कौन सी एडजस्टमेंट है जो हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मेंबर सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन आया है ना 20,000 रुपये एडवांस में आया है, तो क्या करेंगे, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन आया हुआ है ना, ये कहाँ गया, 4 लाख रुपए। इस 4 में से 20,000 रुपये कब का है, आने वाले साल का है, तो वो इनकम नहीं है ना, तो इनकम में कितना शो करेंगे, 380। बोलो हाँ या ना। तो इनकम में शो करेंगे 380। ये वेरीफाई कर लेते हैं साथ साथ, ये रहा 380। समझ में आया? आगे देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना, अच्छा ये 20,000 रुपये फिर कहाँ जाएगा, ये 20,000 रुपये
बैलेंस शीट में भी जाएगा, बोलो हाँ या ना। कहां पर? लाइबिलिटी साइड पे कितना? 20,000। डन, रिसीव इन एडवांस। अच्छा अगला बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये इस साल का है, तो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर्स में ऐड हो जाएगा। तो रेंट में 8,000 रुपये ऐड कर देंगे और सैलरी में 6,000 ऐड कर देंगे। तो यहां पर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, इसमें आपको रेंट दिया कितने का? 176। ये ड्यूरिंग द ईयर पेड है। क्या है ये? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, इसका मतलब है ये पेड है। पेड के अंदर हम आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे? ऐड, और हमारा एक्रू बेसिस पे खर्चा आ जाएगा, हाँ या ना। तो रेंट का खर्चा आ गया 176 प्लस 8,000, और ऐसे ही सैलरी का कितना लिखा है? 132 प्लस 6,000। डन, ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई? आगे देखो, इसके अलावा लिखा है बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% इंक्लूडिंग एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। बुक्स देखो, बुक्स आपको यहां पर 8 लाख की बुक्स दी हुई है। कितने रुपए की? क्या ड्यूरिंग द ईयर कुछ खरीदा भी है? एक 20 की बुक्स आपने खरीदी हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन 10% लगा दो। द एडिशन टू द बुक्स आर मेड इन, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वैसे अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम यही मानते कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और हमने किया भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन में ये डेट नहीं लिखी होती थी, तो हम लोग क्या मान रहे थे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो वो वाला पॉइंट एजम्पशन है, जब भी कभी ऐसा एजम्पशन लो ना, नोट डाल देना। समझ गए मेरी बात? हमेशा क्या करोगे? एक नोट डालोगे, वी आर एज्यूमिंग लाइक दिस। समझ गए बात? अच्छा हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर मिड ऑफ द ईयर मान लेते हैं। हाँ तो मिड ऑफ द ईयर मान लो, वो भी गलत नहीं है। एंड मानने में तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एंड मानने पर आपको कुछ करना ही नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं करना ना, नहीं, बट आप एंड ऑफ द ईयर नहीं मानना चाहिए, ठीक है? फिर तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक फिर मतलब नहीं बनेगा ना उसका, इसलिए या तो मिड मान लो या बिगिनिंग मान लो, बट नीचे नोट दे दो। आगे बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड 10% लगा दो, कितना आया? 8 लाख प्लस 1 20, 9 20 का 10%, सो 92,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये रहा बुक्स का। डन। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिए होंगे, फर्नीचर के फिटिंग्स दिए 3 लाख, फर्नीचर दिया 1 लाख, कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000, तो 40,000 ये आ जाएगा। ये रहा, डन, डेप्रिसिएशन डन। इसके बाद और क्या रह गया? एडजस्टमेंट में चेक करो, 60% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। हमने तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए, ये तो कुछ भी नहीं है उस केस में। 60% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, क्या करेंगे? 60% कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। 40% कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बोलो हाँ या ना। एंट्रेंस फीस 60,000 है, 60% कितना हुआ? 36,000। 36 चला जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं था क्या? अरे तो क्यों बनानी है फिर? मत बनाओ, ठीक है? मैं तो वैसे ही बोल रहा था, यहाँ पर अगर बैलेंस शीट होती तो क्या होता, ठीक है? मैं तो सोच रहा था एडवांस में, अब ये कोई बात नहीं। तो 60% तो 40% आएगा ना यहाँ पर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 40% आ जाएगा। चेक करो, ये रहा 24,000। डन। इसके बाद बताओ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 80,000 की इन्वेस्टमेंट आपने करी है, तो सिक्योरिटीज क्या पहले से भी थी? चेक करो, सिक्योरिटीज पहले से भी थी 3 लाख। बोलो हाँ या ना। तो 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना? 15%, तो 15% निकालो, कितना आया? हाँ 45,000। और इसके बाद आपने 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और करी है ना? बट वो कब करी है? एक 10 पर, तो 15% 6 महीने के लिए निकाल लो। बोलो हाँ या ना। कितना आ रहा है? 6,000। टोटल कितना हो गया? 51। अब चेक करो कोई इन्वेस्टमेंट का क्या इंटरेस्ट कुछ आया भी है? चेक करो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आई भी है, कितनी आई है? तो मतलब 51 में से 16 आ गई, बाकी रहती है, तो बाकी 35,000 क्या हो जाएगा? एक्रूड। बोलो हाँ या ना। 35,000 हो जाएगा एक्रूड, यानी बैलेंस शीट में भी जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट कितना शो करेंगे हम? 51। तो टोटल कितना शो करेंगे? 51। चेक कर लेते हैं। और ये 35,000 रिसीवेबल, ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। डन एवरीवन। मेरे मैसेज सुनते ही सो गया था क्या? है? देखा मैसेज, अरे सर ने तो छुट्टी कर दी है ना? ऐसे ही हुआ। बहुत सारे बच्चों को लगा हुआ आज तो लगता है क्लास कैंसिल होगी, है? चलो फटाफट बताओ, आगे और कोई एडजस्टमेंट रहती है क्या? सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, सिर्फ अब टेपना है।
अब टेपना कैसे है आपको पता है, एंट्रेंस फीस तो हमने डाल दिया, सब्सक्रिप्शन हो गया। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स कहाँ डालेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हायर ऑफ लेक्चर हॉल, बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। पोस्ट एंड टेलीग्राम, पोस्ट एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, सुनो ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये पिछला आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है ना? तो ये आउटस्टैंडिंग खर्चा पे करना इज नॉट खर्चा, वो खर्चा नहीं होता है हमारा, इस साल का खर्चा नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ये नहीं आएगा, खर्चों में नहीं आएगा ना, बस दैट्स इट। तो आपकी बन जाएगी क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। बी पार्ट, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स कृष्णा ब्रदर्स एज एट 31 मार्च 2024। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सुमित डाइड, मार दिया सुमित को, तो टोटल यहां पर टोटल 3 पार्टनर्स थे और तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल थे। सुमित की हो गई है डेथ, और सुमित की डेथ कब हुई है? बिल्कुल अप्रैल फूल वाले दिन, अप्रैल फूल वाले दिन, 1 अप्रैल। फॉलोइंग एग्रीमेंट वर टू बी पुट इनटू इफेक्ट। बताओ क्या क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन बना रहे हैं। हाँ, गुडविल वाज वैल्यूड एट 18,000, ये वैल्यूड गुडविल है, ये भी दे दी, मतलब वैल्यूएशन निकालने की जरूरत नहीं है। अरे बातें नहीं भाई, ओ भाई ये उम्मीद नहीं थी। सर मैंने बोला भी नहीं है, पूछ लो इससे। मैंने ये बोला कि ये बनाना है इसमें, ये कह रहा 12 नंबर का है। हाँ, तो मतलब ना बनाए, बनाना चाहिए ना। अब 12 नंबर का हाईएस्ट मार्क्स यही है, 12 मार्क्स का ही है, उससे ऊपर वाला कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। तो 12 मार्क्स का है तो करना तो पड़ेगा ये वाला, है ना? तो इसमें 3 अकाउंट बनाने, ठीक तो है। अच्छा इधर देखो, यहाँ पर गुडविल वॉज वैल्यूड एट 18, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे बताओ? अरे बताओ भाई, एंट्री बताओ। शेयर तो निकालेंगे, एंट्री क्या बनेगी? शेयर तो बाद की बात है। गेनिंग पार्टनर पैसा देगा किसको? डिसीज्ड पार्टनर को, बोलो हाँ या ना? तो गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर का हम लोग बाद में एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेंगे, तो बात की बात है। अभी हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, तो अभी डिसीज पार्टनर के एक शेयर में ही डालना है। 3 पार्टनर्स का वो कैपिटल बनेगा ना, उसी के अंदर जो डिसीज पार्टनर का बनेगा ना वहीं पर डालेंगे। एग्जैक्टली। तो क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, गुडविल का अमाउंट, बोलो हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, विदाउट यूजिंग गुडविल, तो क्या हम गुडविल को यूज करते हैं? गुडविल अकाउंट को यूज करते हैं? गुडविल अकाउंट, गुडविल बैलेंस शीट में है क्या? जब गुडविल बैलेंस शीट में ही नहीं है तो यूज कहां से कर लेंगे, है ना? आगे आ जाओ। 6,000 इज पेड टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डेड पार्टनर। जो पार्टनर की डेथ हो गई ना, उसको 6,000 रुपए पे कर दिए इमीडिएटली। फिर बाकी का पैसा क्या बन जाएगा? लोन। अरे बोलो, बाकी का पैसा बन जाएगा उसका लोन। हाँ तो इसमें भी कुछ तू दिमाग लगा रही है। सर 5 दिन बाद हो रहे, अरे ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी ना हो। 1 तारीख को ही होना चाहिए था, मतलब उसी दिन डेड हुई, उसके उसे पैसा ये ले भाई, तू मरते मरते पैसा लेके जा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 5 अप्रैल को किया है, बोलो इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे फर्क तब बढ़ सकता था अगर ये उस डेट पर लोन की बातें कुछ करता, ठीक है? और लोन नहीं है, इंटरेस्ट का रेट कुछ नहीं है, कुछ बात ही नहीं कर रहा, तुम्हें वो भी प्रॉब्लम है। 6,000 5 तारीख को क्यों दे रहा है? आफ्टर डेथ ऑफ सुमित, अमित एंड ललित विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली, यानी न्यू रेशियो दे दी है, तो आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाला काम कर लोगे। बोलो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। मुश्किल है क्या? 12 नंबर के लिए मुश्किल है क्या ये? अच्छा झूठ बोल। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अगला बताओ फिर, टफ है या नहीं? 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अली ड्रॉज अ बिल, कितने रुपए का? 45,000 ऑन अकबर ऑन 15 अप्रैल, ठीक है, फॉर 3 months, which is returned by Akbar to Ali after accepting the same, ठीक है? Ali gets it discounted and remits 1/3 amount to Akbar। ये है अकोमोडेशन, कुछ याद आ रहा है? जहां पर डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट करने के बाद, अब ये इस पर प्रैक्टिस कर लो क्योंकि यहाँ पर तुम फंसते हो ना हमेशा, तो ये अलग करो, एंट्री करो पास। सबसे पहले बुक्स ऑफ अली,
हमें एंट्री पास करनी है बुक्स ऑफ अली, राइट डाउन हेडिंग बुक्स ऑफ अली। बिहार टू अकबर करो ना, स्टार्ट कर। एक है कर रखा है, सब कॉपी पेस्ट करके आया? नहीं कॉपी पेस्ट किया था? अरे क्या बात है। तो बनाओ एंट्री बुक्स ऑफ अली। अली ने ड्रॉ किया बिल, क्या एंट्री होगी? बिहार अकाउंट डेबिट बी आर अकाउंट डेबिट अकबर टू अकबर। लिखो लिखो, बी आर टू अकबर। हो गया क्या? क्या बात है, बी आर टू अकबर हो गया। इसके बाद कितने रुपए से? 45,000, और वो डिस्काउंट करा लिया, क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर। करो। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना आएगा बच्चों बताओ? 900 रुपए। बैंक में कितने आएंगे? 44,100। और बिल बिल कितने का है? 45,000 का। डन, ये हो गया। बिल 45 का था, पैसे कितने आए? 44,100। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने? 900 रुपए। यहां तक क्लियर है? अच्छा सुनो, रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अकबर। अकबर को कितना पैसा दे दिया? क्या एंट्री होगी? अकबर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अकबर टू कैश टू नोट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। मुझे बताओ, अगर मैं 1/3 अमाउंट उसको दे रहा हूं तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो दूंगा, उसके ऊपर डालूंगा, और मेरे लिए वो क्या बन जाएगी? इनकम। तो बताओ कितना अमाउंट था? 45,000 था ना टोटल, इसका 1/3 कर दो। 15,000 में से 900 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस भी था, तो उसका भी 1/3 कर दो। तो एक तरह से देखा जाए तो 14,700 रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? अकबर को। तो क्या एंट्री बनेगी? अकबर कितना लिखेंगे? 15,000 टू कैश 14,700 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 300। हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये 3 एंट्री सबको समझ में आती हैं? ऑन द ड्यू डेट अली फेल्स टू पे रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अकबर। अली पैसा नहीं दे पाया। अली, अली कौन है? तुम अली तो हो, यहाँ पर बुक्स ऑफ अली है, तो आप पैसा नहीं दे पाए। क्या डिस्काउंटिंग किसने कराई थी मुझे बताना? अली ने कराई थी ना। तो आप रेमिट्स 1/3, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डिस्काउंटिंग कराई थी बट मैं पैसे नहीं दिए, बैंक को जाके नहीं दिए। तो बैंक को जाके दिए किसने? अच्छा, बैंक को मैंने थोड़ा देने थे। अली ने जब बिल बनाया था किसके ऊपर? तो बैंक को जाके पैसे किसने देने थे? अकबर नहीं देने थे। बट हुआ क्या कि अली को अपना शेयर तो देना चाहिए था ना अकबर को, तब जाके वो पैसा देता। अली ने पैसा नहीं दिया, और अकबर ने क्या कर दिया? अकबर ने सारी पैसा पे कर दिया। अब अकबर ने बिल बनाया और तुमने एक्सेप्ट किया, है ना? तो बताओ क्या एंट्री होगी? अकबर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बोलो हाँ या ना? कितने रुपए का? 52,000। बोलो हाँ या ना? एंट्री लिखते जाओ भाई, एक दूसरे को मत देखो। कुछ बच्चे करके आए हैं यहाँ पर, ये मत देखो कि हाँ अरे यार अच्छा तू भी नहीं है, ये आता नहीं है तेरे को बिल्कुल। यही तो टॉपिक में फंसे हो गए, और क्या वो वाला। ओके डन डन, पक्का पक्का, अगले साल पक्का कराऊंगा तेरे को। अबे गधे, अगले साल कल ही है, नलायक बेशरम डफर। इतनी भी क्या पढ़ाई कर ली तूने यार, हद हो गई यार। तेरे को यही नहीं समझ आया अगले साल कब है? कल से अगला साल स्टार्ट हो गया, चंद घंटे रह गए हैं, उसके बाद भी तो ऐसे बोल रहा है। बट ही एक्सेप्ट्स 52,500 फॉर 3 months, विच क्या कह रहे हैं? विच अकबर डिस्काउंट्स 51,300। कितने रुपए मिले? 51,300। तो बताओ क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट करा लिया किसने? अकबर ने। एंड रेमिट्स आपको कितने दिए उसने? 8475। बताओ दोस्तों, यहां पर ही हमने एक एंट्री करनी होती है, और वहां पर डिस्काउंटिंग चार्जेस की गेम है सारी, वही कैलकुलेशन नहीं होती ना। आओ देख लेते हैं। बताओ कहां तक आपने एंट्री पास कर दी थी? आपने लास्ट पास करी है बिल्स पेबल, जो आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया, है ना? तो क्या एंट्री थी? अकबर टू बीपी
52,000। अरे बातें नहीं। अब अकबर टू बीपी हो गया 52,500, और हुआ क्या कि अकबर ने डिस्काउंट करा लिया था इसको, और डिस्काउंट करा के 51,300 उसके पास आया। हम अकबर के लिए एंट्री पास नहीं कर रहे हैं। अब उसने पैसा रेमिट कर दिया किसको? अली को, मतलब हमको। तो एंट्री पास करेंगे हम कैश में। कितना कितना पैसा रेमिट किया? 8475। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने आएंगे। बस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही लास्ट पॉइंट में फंसते होगे, और वो है डिस्काउंटिंग चार्जेस। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू, क्या बन रहा है? अकबर। ठीक है, आपको बस डिस्काउंटिंग चार्जेस के लिए एक फॉर्मूला बनाना है, और वो फॉर्मूला क्या है कि आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना बेयर करना पड़ेगा। तो पहले सोचो, आपके पास पहले कैश कितना था? देखो पहले कैश कितना था पहले वाले बिल में। क्या पूरे नहीं, पहले 44,100 थे ना आपके पास। अच्छा, इसमें डिस्काउंटिंग कितने की बनी है टोटल देखना? 1200। कैलकुलेटर पकड़ना, 45,000 करो प्लस 8475 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 51,300 प्लस 45। नहीं प्लस नहीं, वो फॉर्मूला उसके अंदर ही ऐड करना। 45,000। एक बार देख लेते हैं, इन्होंने भी ऐसे किया ना। अच्छा, उस टाइम पे 30,000 लिया था, सॉरी। ठीक है ठीक है। ये टोटल कितना था? 45। इधर देखो, ये देखो, पहले अली और अकबर के रेशियो में निकालनी है। तो हम यहाँ पे अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर को कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करना होगा। पहले पैसा 30 था ना, 45 सुनना था। पहले कितना था? इधर देखो, ओ भाई यूट्यूब इधर देखो। अकबर कितना पैसा? 30। पहले वाले बिल में अकबर ने पैसा अपनी जेब में कितना रखा था? 30 प्लस प्लस उसके बाद अभी अभी जो रिसेंटली पैसा जो नया वाला है उसमें कितना आया? 8475। टोटल डिस्काउंट होने के बाद कितने पैसे थे, जिसमें से कितने पैसे अकबर के पास हैं? 51,300। तो देखो 52,500 का बिल था, जिसमें से 51,300 हाथ में आए, है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि 51,300 में से जो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो अली को कितने का पड़ेगा। वो डिस्काउंटिंग चार्जेस अली को कितना हमें लगाएं, खर्चा कितना दिखाएं। अब ये समझने के लिए हमें ये देखना है कि अली, हम अली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी अली की बात हो रही है ना, हम एंट्रीज भी अली की बुक्स में कर रहे हैं ना। तो अली के ऊपर कितना पड़ेगा, तो हमें देखना अली के पास पहले 30,000 रुपये थे। कैसे थे 30,000? 45,000 का बिल था, 45 में से 30 अपने पास रखे थे, 15 किसको दे दिए थे? अकबर को। तो 30 और 15 1/3 2/3 हो गया काम। तो 30 अपने पास रख लिए, तो 30,000 ये हो गए, प्लस प्लस अभी अभी कितने आए? तो अभी टोटल कितने आ गए? 38,475 डिवाइडेड बाय कितने में से? 51,300। अभी जो बिल आया उसका अमाउंट कितना था? 51,300। इसमें से इतना पैसा किसके पास पड़ा है? अली के पास। और डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने के हैं? बताओ कितना आया? ये डिस्काउंटिंग चार्जेस 900 रुपए का बेयर करेगा कौन? अकबर। और सॉरी अली टू अकबर। कितना एंट्री आई अमाउंट?
डन। हाँ जी, ये फॉर्मूला देख लिया समझने। अकोमोडेशन के अंदर बस यही एक नई चीज़ है, यही एक चीज़ होती है बस, और कुछ नहीं। बाकी सारी एंट्रीज तो नॉर्मल है, बाकी सारी एंट्रीज नॉर्मल है, सिर्फ एक एसी पर ध्यान देना है। फिर से देखो कितना पैसा पहले से, कितना पैसा पहले वाले बिल में आपके पास था। 30,000 था, 45,000 का बिल था ना। 30,000 किसने रख लिया अपने पास? 30,000 किसने रख लिया अपने पास? अकबर ने, तो सॉरी अली ने। तो 30,000 अली ने रख लिया। ये अली अकबर ने दिमाग खराब कर दिया। अली 30,000 रख लिया। उसके बाद अकबर ने हमें कितने रुपए और दिए? 8475। तो टोटल कितने हो गए? 38,475। कितने में से? बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई बाय 1200। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने के हैं? 1200। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है वरुण डज नॉट मेंटेन। ये आ गया सिंगल एंट्री, ठीक है। अब ये स्टॉक दिया है, फिक्स एसेट्स दिए हैं, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन दिया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। क्या बनाओ? बनाए ट्रेडिंग पीएनएल। बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, बताओ कितना? अरे बातें नहीं प्लीज। ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है 62,500। इसके अलावा आपको बोल दिया गया कि फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का इधर कोई रोल नहीं है ट्रेडिंग में। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लिखा है। अच्छा, और क्या लिखा है? सीओजीएस लिख दिया है। क्या लिख दिया है? सुनो मेरी बात बेटा, सीओजीएस से क्या मैं परचेजेस निकाल सकता हूं? सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? परचेजेस कितने दिए हैं? नहीं दिए। क्लोजिंग सीओजीएस, सीओजीएस दे दिया 2,60,000। तो क्या मैं परचेजेस निकाल सकता हूं? परचेजेस इक्वल टू, पता है ना ये माइनस वाला साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसा ही होता है कुछ। और ये प्लस वाला जो है माइनस। कितना आया? अरे बोलो 12,500 कैसे हो सकता? अबे तेरी ऐसी कैसे? 272। तो इतने के आ गए परचेजेस। इसके बाद आपको सेल्स भी नहीं दिया हुआ, बट आपको प्रॉफिट दे दिया है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना? 25%, मतलब 1/4। बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट कितना है? 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट। हालांकि हमें 1/4 ऑन कॉस्ट दिया ना, हमें प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास सेल्स है ही नहीं, है ना। तो सेल्स भी हमें निकालनी पड़ेगी। प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। तो सीओजीएस पता चल गया। सीओजीएस हमें पता है 260 है। इसका 1/4 प्रॉफिट है, तो 1/4 निकाल लो। कितना है? 65,000 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। कितनी आई सेल्स? कितने? इसके बाद क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 65,000। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 65,000। इसमें से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कितने? एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 49,250। और कुछ लिखा हुआ है क्या कि आपके पास फिक्स एसेट है जो आपने बेच दिया, तो फिक्स एसेट का भी क्या बनाना पड़ेगा? एक लेजर। बोलो, अरे बोलो। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है? 2BD। कितना बैलेंस दिया है फिक्स एसेट को? ओपनिंग बैलेंस 7500। और क्लोजिंग कितना दिया है? इसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2500। एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ
हम्म, हम्म। एक बारी फोन तो कर लेना, एक बारी फिर से फोन कर, 2-3 बार कर। तो उनको बोला कि आप ही कर लो एक बारी, मेरे रिसेप्शन मैडम को। चल 15 मिनट वेट कर लेना, हो सकता है रिप्लाई आ जाए 10-15 मिनट। हाँ जी बताओ। फिक्स एसेट्स 2500 के बुक वैल्यू बेच दिया हमने 1750 में। बताओ क्या करें, लॉस हो गया। तो यहाँ पर पहले तो लिखते हैं बाय बैंक, कितने रुपए का सेल कर दिया, 1750, और लॉस हो गया कितने का, 750। तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, बाय P&L, कितने रुपए, डन। इसके अलावा आपने कुछ नया फिक्स एसेट भी खरीदा है, तो टू बैंक कितने रुपए, और आपको कोई भी और एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दी हुई, बस यही दिया ना सब कुछ। सब डालने के बाद अगर अभी भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। बताओ कितना आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। तो आपको दो खर्चे निकल के आ गए P&L में, एक डेप्रिसिएशन जो कि कितना है 1000, और एक लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना, 750। और तो कुछ नहीं है ना, बस। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, 50-51 हो गए ना, 14,000। 50,000 51,000 हो गए, 14,000 आ रहा है क्या नेट प्रॉफिट, 14,000। अगला देखो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सब्सटेंस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, सब कुछ है। करना क्या है, कंपनी ने फाइनल कॉल इशू किया, 2 रुपये पर शेयर, 4,05,000 इक्विटी शेयर्स पर। कॉल मनी रिसीव हो गया 20 अप्रैल को। कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। तो बोनस की एंट्री है 1 फॉर एवरी 4। कंपनी डिसाइडेड टू यूज कैपिटल रिजर्व फॉर बोनस इशू एज इट इज। तो आसान है, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनानी है। तो बताओ क्या क्या एंट्री पास करोगे। पहले तो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के लिए क्या एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसके बाद बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। ये दो एंट्रीज होने के बाद बोनस इशू की एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये 4,05,000 के लिए थे ना, तो 4,05,000 इंटू 2 रुपये, यस और नो। ये दो एंट्रीज होने के बाद अब आपने बोनस इशू के लिए पैसा तैयार करना है। बताओ कितना, पहले तो बताओ बोनस देना कितना है। हर 4 को हम 1 दे रहे हैं। टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है, 4,05,000 शेयर्स है ना, उसके 10 रुपए के हिसाब से 4,05,000 शेयर्स को इंटू 1/4 कितना हुआ, 1,00,000, सॉरी 1,00,000, फिर से बोल क्या कह रहा है, 1,12,050, 1,250। अब
हमें बोनस का अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इनटू 10। तो ये कितना आया? 10,12,500। इतना तो कंपनी इशू नहीं कर सकती। भाई रिजोल्यूशन पास किया हुआ है यार, वो लिखा ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। मान ली नहीं, क्यों नहीं कर सकती मतलब? ऊपर ऊपर सर ऑथराइज कैपिटल दी होगी ना सर। ऑथराइज कैपिटल। अरे वो ठीक है यार, तो यार कमाल की बातें कर रहे हैं। रेजोल्यूशन पास करके क्रिएट कर दिया तू, तो मजे मत ले ज्यादा। जनरल रिजर्व कितना है? तुम अभी बीच में भाई ये लॉ नहीं डाल सकते। जनरल रिजर्व कितना है? 540। कैपिटल रिजर्व सबसे पहले कहाँ से बोनस इशू के लिए पैसा उठाते हैं? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया हुआ है? और बताओ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया है? क्या कैपिटल रिजर्व उठा सकते हैं? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन ने बोला हुआ है तो बात अलग है। क्वेश्चन ने बोला हुआ तो बात अलग है। हाँ तो लिखा हुआ है। वैसे कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या आता है? सीआरआर, सीआरआर। और सीआरआर लिखा हो, बाकी सब लिखा हो, तो कैपिटल रिजर्व कभी मत करना। कैपिटल रिजर्व हो ही नहीं सकता अनटिल क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल दे। ये क्वेश्चन नहीं बोल दिया, क्या बोल दिया? कंपनी डिसाइडेड टू यूज कैपिटल रिजर्व फॉर बोनस इशू एज इट हैज बीन रियलाइज इन कैश। तो बताओ कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट है? 180 ना, और बाकी सारा उठा लो पीएनएल में से। कितना डिफरेंस आया? 180 का ही आ रहा है, तो 180। तो एंट्री क्या बनी? जनरल रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, और फिर बोनस इशू टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री बन गई। डन। बैलेंस शीट बना लोगे। बैलेंस शीट सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल आपको बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, ये बन गया ना ऑथराइज कैपिटल। बोलो पहले कितने थे ऑथराइज में? 4.5 लाख शेयर्स थे। बोनस इशू ऐड करना है, ठीक है। अब देखो वैसे टोटल शेयर्स कितने हो गए हैं? टोटल शेयर्स ये वाले ऐड करने के बाद, इतने के शेयर्स ऐड करने के बाद पहले कितने शेयर्स थे? 4,05,000। इसके अंदर अब 1,01,250 ऐड कर दो। कितने हुए? 5,06,250। अब इतने शेयर्स कम से कम होने चाहिए। ऑथराइज कैपिटल में इतने है ही नहीं, चेक करो। ऑथराइज में इतने है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखो ऑथराइज में कितने हैं? ऑथराइज में 4.5 लाख है, तो हमें इसको 5,06,250 जो भी है वो वाला हमें काम करना पड़ेगा। तो पहले 5,06,250 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं उतने का बना दूंगा यहाँ पे 5,06,250। डन। ऑथराइज कैपिटल भी, हालांकि इसका कोई रोल होता नहीं है, याद है। ऑथराइज तो सिर्फ शो करने के लिए होता है। उसके बाद हम लिखते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इधर 36,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। 36,000 कितने रुपए वाले? 10 ईच, फुली पेड अप। ये तो पहले से दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना शायद ये, ठीक है। और फिर इक्विटी शेयर वाला, इक्विटी शेयर वाला कितने हैं? 4,05,000 पहले से थे, और इसके अंदर कुछ हमने ऐड कर दिया, तो टोटल ये हो गए। इसके लिए नोट डालना जरूरी है, याद है बताया था। बोनस इशू के लिए नोट डालना है, तो ये नोट डाल दिया। और फिर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, और पीएनएल। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पर बस यही बन सकती है। जो पीएनएल का बैलेंस है बस यही बचा है, क्योंकि बाकी सब तो यूज हो गया। हाँ या ना? हाँ क्या कह रहा है? एग्जाम की बात कर रहा हूँ। 5 तो हो गए, कह रहे 5 तो 5 हो गए तो छोड़ सकते हैं कि क्या मतलब है? ये अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आता ना हो तुम्हें वो वाला। 6th का ए, एक्स लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल टू एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑफ फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब। पी, पी जिसके पास शेयर्स कितने थे? पेड फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, यानी इसमें क्या बनेगा? कॉल इन एडवांस बनेगा। द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वाज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग, ये क्या बनेगा? कॉल्स इन एरियर्स। बोलो हाँ या ना? वन अनदर शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स, मतलब 2 शेयर होल्डर हैं जिसने पैसे नहीं दिए। कौन से वाले अमाउंट के? फर्स्ट कॉल के, है ना। एक 2,000 वाला और 1,000 वाला। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें प्रोराटा का भी चेक करनी है, तो और भी आसान है, ठीक है। दे पेड देयर ड्यू अमाउंट आफ्टर 3 months and 4 months रेस्पेक्टिवली।
बस आपको इसमें इंटरेस्ट की एंट्रियां पास करनी है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। टाइम पीरियड दे दिया, टाइम गैप के बेसिस पे इंटरेस्ट होता है। पिछला कॉल और अगले कॉल के बीच में जो गैप है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं कॉल इन एडवांस की बात करूं, इंटरेस्ट का रेट कितना था बताओ? मैंने आपको बताया था, याद कैसे करूंगा? कॉल्स इन एडवांस आपने कंपनी ने पैसे ले रखे हैं, है ना, ज्यादा ले रखे हैं तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने बोला था शेयर होल्डर को जो पैसा देना हो वो ज्यादा देना है। तो इंटरेस्ट का रेट कॉल इन एडवांस पे कितना है? 12, और कॉल्स इन एरियर्स पे कितना है? 10। तो बताओ एडवांस पे यहाँ पे पहली कॉल, फर्स्ट कॉल, और उसके बाद है सेकंड कॉल। सारे बच्चे बताओ 20,000 शेयर्स। तो पहले तो एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बैंक टू एप्लीकेशन डन। अरे एंट्री क्वेश्चन खोल लो ना सामने। बैंक टू एप्लीकेशन डन, एप्लीकेशन टू कैपिटल में कोई डाउट नहीं है। अलॉटमेंट, उसके बाद क्या है? प्रीमियम पे है तो प्रीमियम की एंट्री पास कर दी, बोलो यस और नो। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी डन। फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करी। इस फर्स्ट कॉल के अंदर पहले ड्यू करने में क्या, ड्यू करने में एडवांस डालोगे क्या? एडवांस आता है जब बैंक में वैसे आते हैं। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, बट आगे की जो एंट्री है उसी में एडवांस आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल टू कॉल इन। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी आने के चांस नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। हाँ ये ठीक है, और इसलिए फर्स्ट वो फाइनल कॉल पे है ना, वो तो फर्स्ट कॉल पे है क्या एरियर? फाइनल कॉल सर, फाइनल नहीं, फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वाज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, फाइनल कॉल की एंट्री पास करी बच्चों, फाइनल कॉल की एंट्री पास करी। फाइनल कॉल की एंट्री पास करने के बाद आपको पैसा आया और कुछ पैसा नहीं भी आया। तो जो पैसा आया वो था जो पैसा, सॉरी, जो एक तो पिछला कॉल एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो कॉल एडवांस कितना था? 60,000। बोलो भाई, क्रेडिट किया था, इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पहले तो ये क्लियर किया। अब फाइनल कॉल में से कुछ शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे नहीं दिए, कौन से थे? एक 2,000 वाले और 1,000 वाले। टोटल कितने हो गए? 3,000। 3,000 का फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 3 रुपए। तो 3,000 इंटू 3। क्या ये बात समझ में आ गई? कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। अब एंट्री कर दो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। क्या कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस खर्चा है या इनकम है? कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस खर्चा है। कॉल इन एडवांस पर हम कंपनी ने पैसा देना है तो इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? डेबिट। शेयर होल्डर को क्या कर देंगे? ड्यू। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। कितने महीने का? कब दिया था? फर्स्ट कॉल में दे दिया था सेकंड कॉल का पैसा। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का टाइम गैप कितना है? चेक करो, 4 महीने। तो फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल का जो गैप है वो 4 महीने का है। तो कॉल इन एडवांस कितना अमाउंट था? 60,000। इस पर इंटरेस्ट का रेट कितना? 12%। कितने महीने के लिए? कितना बनेगा वैल्यू? 2400 ही आ रहा है, तो 2400 आ गया। इसके बाद शेयर होल्डर को टू बैंक। फिर कॉल इन एरियर्स की भी कर दी। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स कंपनी के लिए इनकम है, एक्सपेंस? इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स कैसे निकाला? अब चेक करो कि कितना पैसा उसने बाद में कब दे दिया। चेक करो, कॉल इन एरियर्स का पैसा दे रहा है। They paid their due after 3 months and 4 months respectively. मतलब एक ने 3 महीने बाद दिए और एक ने 4 महीने बाद। तो जिसने पहले 3 महीने बाद दिए वो कौन था? वो था 2,000 वाला। तो 2,000 इंटू 2 रुपए, नहीं 3 रुपए थे, 6,000। तो 6,000 का 10% 3 महीने के लिए निकाल लो, बोलो हाँ या ना। और कितना रहे? 150। इसकी अलग एंट्री होगी क्योंकि ये अलग डेट पे होगी, बोलो हाँ या ना। और इसके बाद जो बाकी के 3,000 रुपए हैं एरियर्स के, उस पे 10% कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। कितना बना? 100। तो 150 की अलग एंट्री पास कर दी, डन। और फिर जब वो पैसा दे देगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर होल्डर, बोलो हाँ या ना। 6,150 ये वो वाला हो गया, 2,000 शेयर होल्डर वाला। क्या ये बात समझ में आई? इसी तरीके से 1,500 शेयर वाली भी 1,000 शेयर वाले की भी हो जाएगी। कितना था? 100 रुपए। और फिर बैंक टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर होल्डर। डन है, हो गया। यार आने को तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, आसान आए या मुश्किल आए, जैसा भी आए करना तो है ही है ना।
इधर देखो नेक्स्ट, प्रिपेयर BRS। 40 तो आई मैं सच बताऊं ना, मैंने अभी तक पेपर खोल के देखा नहीं था, अभी आके ही पेपर मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ अभी, बस सीधा आते ही, ठीक है। ये मुझे पता चल गया था कि क्वेश्चन और आंसर मैडम ने भेज दिए मुझे, बट वो पेपर रात को ही भेजा, और रात का हाल थोड़ा सा है। दूसरा भी आने वाला, तो दूसरा भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट दूसरे वाला मुझे लगता है कि टफ होगा मे बी, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान आ गया है ना। बट मैं वही कह रहा हूँ, आप ये उम्मीदें मत करना कि ऐसा ही पेपर बने, मतलब बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर जो पास नहीं होने वाले होंगे वो भी हो जाएंगे, है ना। उसके बाद तब भी नहीं हुए तो बेटा CA छोड़ दो, और क्या हो सकता है। फिर क्या कर सकते हो, फिर अगर ये नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। इधर देखो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 75 लाख रुपए दिया है। इधर बताओ, पासबुक के हिसाब से एंट्री पास करनी है। अब बच्चे ना बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि स्कैनर से आंसर दिखाते हैं और उठा के मेरे सामने ले आते हैं, सर ऐसे, सर ऐसे। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, गलती तुम क्या कर रहे हो बार बार। 2 फॉर्मेट है, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। वो लोग ज़्यादा अगर आंसर्स ना कौन से वाले फॉर्मेट से कर रहे हैं, वो वाले कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। उसी के अंदर प्लस कर दिया, इसी के अंदर माइनस कर दिया। इस वाले स्टेटमेंट मत करो, मैंने आपको पहले बताया था। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। सोच वही रखनी है क्या, कि पासबुक शुरुआत में है, हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस, यही वाले फॉर्मेट से करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मेट से करना है। एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि इसी फॉर्मेट से करो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेट एक ही है, बार बार उठा के मेरे सामने ले आते हो, और आंसर बस यही है फर्क कि उन्होंने, अब तुमने देखा होगा ओवरड्राफ्ट के केस में अगर आप ऐसा कर रहे होगे ना ये वाले तरीके से, तो इसमें उल्टी एंट्रीज होंगी। अब वो तुम्हारा दिमाग लग नहीं रहा, सर हमने तो गलत ही सीखा है, बच्चा बार बार ये बोल रहा है, वो हम पे शक करी जा रहा है। ओ भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, वो ये फॉर्मेट में फर्क है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस में डाल देंगे, ओवरड्राफ्ट वाला अमाउंट माइनस में। अभी वैसे बैंक बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाँ बताओ, डिस्काउंटेड हो गया, डिस्काउंट हो गया मतलब बैंक में पैसे आ गए। अब वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने पैसे काट ली, नहीं दिए, नहीं दे तो दिए होंगे, काट लिए, तो पासबुक क्या हो गया, कैश बुक वैसे का। तो क्या करूं, पासबुक को बढ़ा दूंगा, हाँ या ना। बताओ, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बताओ, चेक 2 बार आ गया कैश बुक में, तो पासबुक में भी एक बार क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अच्छा, क्या क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक वाला तो नहीं है? क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक होता तो ऐसी गलतियां हम कभी ना करते। जो वहां पे गलती करी गई है, कौन सी वाली, जो बैंक ने गलती करी है कैश बुक में, हमने कैश बुक वाली गलतियां हम कैश बुक में ठीक कर देंगे। और हाँ, अगर बैंक वाली मिस्टेक्स हैं वो कहाँ जाती है, वो जाती कहाँ पे, BRS में। बैंक वाली गलतियां और वो वाले टाइमिंग डिफरेंसेस जिन पर हमारा कोई कंट्रोल है ना, वो कहाँ जाते हैं, एडजस्टेड कैश बुक में। कुछ याद आ रहा है? एडजस्टेड कैश बुक में BRS में 2 चीजें जाती हैं अगर एडजस्टेड कैश बुक बन रहा हो तो। पहला टाइमिंग डिफरेंसेस, और दूसरा बैंक की गलतियां। इज दैट क्लियर? ये वाला देखो। अब बताओ, अगला बताओ क्या करेंगे। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक हो गया ना, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बताओ, बैंक ने बैंक चार्जेस 2 बारी कैश बुक में से काट लिए, कम, पासबुक वैसे का क्या कर दे, एक बार तो किया ही होगा ना यार, 2 बार तो ना कर दोगे, एक बार तो हमने मान के चलेंगे कि वो सही तो करेंगे ही, तो एक इतना तो करा ही होगा, एक और कर देंगे। अब तुम बोलोगे क्या सर हम जान के वहां पे जाके करेंगे, हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ BRS रिकंसिलिएशन करने के लिए ऐसा करना होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या करना होगा बोलो, माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक, पासबुक क्या हो गया, कैश बुक वैसे का क्या करें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक क्या हो गया, पासबुक वैसे का, तो क्या करें, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव कर दिया बट अभी तक बैंक में नहीं डिपॉजिट नहीं किया, तो आपने क्या किया, कैश बुक बढ़ा दी है, पासबुक वैसे का, तो क्या करें, चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक। हाँ, चेक बैंक में डाल दिया बट एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, इसका मतलब है पासबुक में हो गई होगी।
हम BRS में तभी लिख रहे हैं क्योंकि एक आधी जगह पे तो होगी होगी। अब वैसे कैश बुक में नहीं करी तो ये समझदार है, बट चक्कर क्या हुआ, पासबुक में होगी होगी, तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक कैसे का वैसे ही, तो पासबुक को कम कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जो तुम पढ़ते थे वो ये था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, उस लाइन में और इस लाइन में फर्क है। इन्होंने क्या कर दिया, चेक डिपॉजिट बट कैश बुक में एंट्री नहीं पास करी, इसका मतलब है पासबुक में एंट्री हो गई होगी, तो पासबुक क्या हो गया होगा ज्यादा, कैश बुक वैसे का वैसे ही, तो क्या करें, पासबुक को कम करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और वो बोला था जो अगर चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड में चेक डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वैसे का वैसे ही, तो पासबुक बढ़ाते उस केस में, हाँ या ना? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्या करें, कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड मतलब बैंक मतलब कैश बुक की बात हो रही है, बैंक कॉलम बात करो ना, कॉलम्स तो हम ही बनाते हैं ना भाई, बैंकर्स तो नहीं बनाते ना, बैंक जो है वो सिर्फ एक ही कॉलम बनाते हैं, बैंक अकाउंट, वो हमारा बैंक अकाउंट ही होता है। ये कॉलम यहाँ पर बोल रहा है, इसका मतलब है कैश बुक की बात कर रहा है। कैश बुक में क्रेडिट साइड अगर कम आ रही है, टोटलिंग कम आ रही है, तो इसका मतलब है उसका जो बैलेंस आ रहा होगा वो ज़्यादा आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से बोलो, मैंने बोला अगर क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट मतलब क्रेडिट साइड का जो टोटलिंग है वो कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कैश बुक का जो ओवरऑल बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा होगा। ये समझ में आया कि नहीं? या दर्द हो रहा है माथे में? मैंने बोला क्रेडिट साइड अगर ये देखो, ये है रिसीट साइड, ये है पेमेंट साइड, अगर ये कम है तो ओवरऑल बैलेंस बढ़ जाएगा ना कैश बुक का, हाँ या ना? तो अगर ओवरऑल बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, कैश बुक ज़्यादा आ रहा है, पासबुक वैसे का वैसे ही है, तो क्या करें, पासबुक को भी बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? माथे में दर्द नहीं? नहीं बढ़ाएंगे, कम किया है? क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है ना। एक मिनट देख लेते हैं। कैश बुक है, ये क्रेडिट साइड, इसमें ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। अगर क्रेडिट साइड का कास्टिंग मतलब टोटलिंग अगर मैंने उसकी कम करी, तो कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा होगा वो ज़्यादा आ रहा होगा। और हम लोग क्या बना रहे हैं, पासबुक, तो पासबुक भी बढ़ाना चाहिए। ठीक तो है? क्या कुछ और किया क्या इन्होंने? तुम बड़े कॉन्फिडेंटली अलग बोल रहे हो। आंसर नहीं देखा ना, फिर तो ठीक है ना हमारा। ठीक है, प्लस किया, ठीक है। अबे लेस कहाँ किया, प्लस ही किया है। कहाँ? हाँ बस इसका दिमाग 15,000 कहाँ आ रहा है? पहले सर की गलती बता, 15,000 सर माइनस में आ रहा है, आप क्या बता रहे हो? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमने वो थ्योरी वाला टॉपिक किया भी था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आप 5 नंबर में क्या क्या लिखने वाले हो? इसमें ऑब्जेक्टिव भी लिखने हैं और उसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं। तो 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव लिखो और 2 नंबर के हिसाब से एडवांटेज लिख दो। इज दैट क्लियर? वही सेट ऑफ पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप लोग वो बात लिखोगे। तो मतलब आपको थ्योरी पढ़ के ही जानी है। देखो कोई पता नहीं है, अब ये क्वेश्चन जो है ना, अगर ऐसा होता, ऐसा ना होता और कुछ और होता, है ना, जिसमें तुम्हें कुछ और ही हो रहा होता वहां, तो फिर उस केस में ये काम आ जाता। इसीलिए कह रहा हूँ थ्योरी पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल पे क्यों वो रखना है कि सर प्रैक्टिकली करेंगे, थ्योरी करना है क्यों? झापड़ी के ट्रू फॉल्स आना है पहला क्वेश्चन, 6 नंबर 12 नंबर, वो थ्योरी में से आ गया तो क्या करेगा? ये पहला मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये और पहला, उसके बाद डिफरेंस, ये कंपलसरी है। इसको छोड़ देगा नहीं, इसको भी ऑप्शन में ले जाऊंगा। ठीक है, अगर खाली ट्रू फॉल्स लिखा है सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखा है, उसके एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्लियरली बोल दिया है कि इंस्ट्रक्शन, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर, आपका नंबर एक भी नहीं मिलेगा अगर आपने रीजन नहीं दिया तो। 2 नंबर का है, आपको 2 के 2 चाहिए तो आपको रीजन के साथ लिखना पड़ेगा। ट्रू लिख के पूरा आंसर दोबारा टेक पूरा क्वेश्चन दोबारा रीजन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट नहीं लिखनी। वही स्टेटमेंट कह रहा है, मैं दोबारा लिख दूंगा, नहीं सर मिले हैं नंबर, नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं मिलेगा। मेरा दोस्त बता दो, उसने मतलब ट्रू वाले में ना वही स्टेटमेंट वापस लिख दी। ऐसे दोस्त बताने से तो नहीं बात नहीं बनती। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग फाउंडेशन के इंस्ट्रक्शंस में देखना, इसमें भी वैसे लिखा होगा, शायद इसमें लिखा नहीं हुआ, बट इसके पेपर में ना, जो पेपर में होता है उसके अंदर क्लियरली बोला जाता है ट्रू फॉल्स में। कोई ट्रू फॉल्स में मार्क्स नहीं मिलते भाई, पहले ही दिमाग में रख लो। क्या लिखा तो है 6 स्टेटमेंट्स इनटू 2 मार्क्स। हाँ, स्टेटमेंट के ही मार्क्स है।
तो आप अगर वो स्टेटमेंट नहीं दोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस बात खत्म। तो वो कह रहा है जैसे ट्रू होगा तो जो क्वेश्चन में दे रखा वही स्टेटमेंट चेंज देगा, ये कह रहा है वो अपने बच्चे। ये वो नहीं कह रहा, तू कह रहा है ये। वही कह रहा था अभी। अपने दिमाग वाली बात बता रहा है। चलो देखो, आज वैसे तो मुझे रिवीजन ही करानी थी, आज मुझे रिवीजन करानी थी जो बचे हुए टॉपिक मैंने आपको बोले थे, बट मैडम का इंस्ट्रक्शन आया तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो उनका इंस्ट्रक्शन ये आया कि एमटीपी कर लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है एमटीपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगली क्लास में हम रखेंगे रिवीजन, अगले साल करते हैं। हाँ तो कुछ पैसे की बात क्या कर रहा था, पैसे क्या कह रहा था तू? हाँ भाई अगले साल रखूंगा तो पैसा क्या कह रहा था, पैसे मैं भर दूं? कौन से पैसे? पहले बता कौन से पैसे? यहाँ की फीस तो हो गई, तेरी तो हो गई ना फीस। अच्छा अगले साल की बात कर, तब तो वो इंटर पे डिपेंड करता है ना बेटा, वो इंटर की फीस, इंटर में हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ सही और सारा कंप्लीट भी हो जाए, हो सकता है और एक्स्ट्रा फीस ना देनी पड़ जाए कहीं।